अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं मावराई मखलूक की मोहब्बत इमदाद की कहानी। गुज़रे हुए ज़माने हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिससे हम कभी फरामोश नहीं हो सकते। आज से बरसों बरस पहले की बात है, जब हरसू खेत खलियान फैले हुए और वीरान जंगल वसी पैमाने पर आबाद थे। सरला और निम्मो दोनों खेतों और जंगलों से जानवरों की घास जमा कर ले आती, फिर वही घास वो गांव और बाज़ार में फ़रोख्त करती, जिससे मुनासिब आमदनी हो जाती थी। सुबह की पहली किरण से ही वो जाग जाती थी और जंगलों की तरफ जाती थी। सरला के वालिद नाबीना थे, जिससे घर की तमाम तर जिम्मेदारियां सरला के नाजुक कंधों पर थी। ऊपर से गांव में उनके लिए रहने के लिए कोई छत भी न थी। तालाब किनारे सरला और उसकी माँ ने एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनाई हुई थी। बीघा भर जमीन भी न थी कि वो काश्तकारी करती। पेट पालने के लिए आखिर कुछ तो करना ही था। गरीबी भूखा ही न मार दे, इसलिए वो जंगलों और खेतों में तमाम दिन भटकती रहती थी। फिर कहीं जाकर उनके यहाँ शाम को चूल्हा जलता। सरला की माँ तालाब में मछलियों के लिए कभी कभार जाल डालती थी। उस जाले में कभी मछलियाँ फंसती तो कभी सरला की बूढ़ी माँ को मायूसी का चेहरा देखना पड़ता। जिंदगी मुश्किलों से ही बसर हो रही थी। यूं फिर बरसात का मौसम आ गया। आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और फिर मुसलसल 3 दिनों तक बारिश की आमद रही। बारिश की वजह से सरला घास लाने नहीं जा पाई और उनका चूल्हा बंद पड़ गया। रात दिन की बारिश की वजह से तालाब का पानी बढ़ गया, जिससे उनका आशियाना भी बह गया। यूं सर से छत भी हट गई। सरला ने निम्मो की मदद से गांव में एक बोसीदा मकान को अपनी रिहाइश बना ली, लेकिन उस बोसीदा मकान को भी कुछ अरसे बाद खाली करना था। पेट की आग बढ़ती चली गई। सरला के बूढ़े बाप को बीमारी ने घेर लिया। सरला ही कमाई का वाहिद जरिया थी। ना चाहते हुए वो जानवरों की घास ढूंढने खेत खलियान में निकल पड़ी। दिन भर बड़ी मेहनत के बाद कुछ हरी घास हाथ लगी, जिसको सर पे लादे वो शाम होने से पहले गांव लौट आई। घास को फरोख्त तो किया, लेकिन कीमत बेहद कम मिली, क्योंकि घास वो न थी जिसको बकरियां और ढोर चाव से खाते। उस कम कीमत में ही उसने ऊपर वाले का शुक्र जाना और अपने घर आ गई। आधे पेट खाना खाकर जब वो बिस्तर पर लेटी तो तभी उसने तहिया कर लिया कि अब वो घास लाने गांव की सरहदों से बाहर पहाड़ के हरे भरे खेतों और मैदानों की तरफ जाएगी। अब उसने और सब्र से काम लिया और अपना मामला ऊपर वाले के सुपुर्द करके लुहाफों में जंगल की नर्म और मीठी घास के ख्वाब देखने लगी। फिर सुबह की पहली किरण से वो नींद से उठी और पल्लू में दराती लिए वो काम पर रवाना हो गई। पैदल सफ़र करते करते वो गांव की सरहदों को अबूर करते हुए पहाड़ों के दामन में चली आई, जहां पहाड़ के मैदान और वसी खेतों में मीठी घास ज़्यादा मिक़दार में फैली हुई थी। भूखी प्यासी सरला तेजी से अपना काम कर रही थी कि तभी प्यास की शिद्दत से निढाल हो गई। फिर वो पानी की तलाश में क़ुर्बो जवार में पानी के भरे हुए गड्ढे तलाश करने लगी। ऊंचे नीचे पहाड़ के टेकड़ियों से चलते चलते जब वो घनी झाड़ियों के झुरमट में आई तो उसने देखा एक बेहद बुलंद कामत डेरेदार दरख्त के नीचे एक बड़ी सी बारो बनी हुई है। यहाँ बारों का मतलब वो कुआं है जिसके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है और पानी के लिए किसी रस्सी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब पानी भरने के लिए उसे किसी बर्तन की ज़रूरत थी। फिर सामने ही एक मिट्टी की हांडी उसी मोटे से दरख्त की एक बाहरी जड़ से कई धागों से लिपटी बंधी हुई देखी। प्यास से बेहाल सरला ने अपनी दराती से उन धागों को काट कर हांडी को जड़ से अलग कर लिया और फौरन हांडी लिए सरला बेखौफ होकर पानी के भरे हुए कुएं में सीढ़ियों से उतरती हुई अंदर चली गई। कुएं के ठंडे पानी से सबसे पहले उसने अपने चेहरे को तर किया, फिर मिट्टी की हांडी भर के वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए
दरख्त के साए तले आकर बैठ गई और खूब जी भर के सरला पानी पी गई। पानी पिए कुछ वक्त भी न गुजरा कि तभी एक पुरस्कार सी हवा दरख्त और कुएं के इर्द गिर्द चलने लगी, जैसे कोई हवा का तेज चक्र सिर्फ दरख्त और कुएं के करीब गोल गोल घूम रहा हो और अतराफ का माहौल बिल्कुल ठहरा हुआ है। सरला उस पुरस्कारियत के मंजर को अच्छी तरह महसूस कर रही थी। उसने अब वहां से जाने का इरादा कर लिया। हांडी उसने अपनी जगह पर रखी और भागती हुई दरख्त के साए से दूर निकल आई। फिर किसी आहट से वो अपनी जगह पर ठिठक कर रह गई। पीछे मुड़कर क्या देखती है कि एक मोटा सा अस्दा दरख्त के पास कुंडली मार रहा है। उस सांप के डर से वो और तेजी से भागती हुई पहाड़ की टेकड़ी पर चली आई। डर से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने घास जमा करने में कोई उज़र नहीं किया। चेहरे का पसीना पोंछते हुए वो तमाम दिन काम ही करती रही। फिर शाम होने से पहले वो फौरन वहां से निकल गई। बड़े बड़े घास के 2 गट्टे वो सर पे लादे गांव चली आई। घास फरोख्त करके सौदा सलफ लिए वो घर आ गई। लेकिन दरख्त और कुएं वाली बात उसने अपनी माँ से नहीं की। हैरत और तशवीश से वो ये सोच रही थी कि आखिर उस पुरस्कार हवा और सांप का क्या माजरा है। गुज़िश्ता रात डर की वजह से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और अगली सुबह तड़के ही वो फिर से उसी जगह चली आई। इस मर्तबा अब वहाँ पर कोई सांप या पुरस्कार हवा का कोई चलन न था। सरला ने उस जगह का खूब अच्छे से जायज़ा लिया, लेकिन अब वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। थकी मांदी सरला पहले दरख्त के नीचे बैठ गई। फिर कुछ देर आराम करने के बाद अचानक से लजीज खाने की खुशबू उसकी नाक से टकराई। गर्दन उठाकर जब ऊपर दरख्त की एक टहनी पर दस्तरखान बंधा हुआ देखा तो सरला बेहद खुश हुई। सोचा कि ये रोटी ज़रूर किसी चरवाहे की होगी। इससे पहले चरवाहा यहाँ तक आए, सरला दरख्त पर चढ़ने का हुनर जानती थी। वो फौरन दरख्त पर चढ़ी और बंधी हुई रोटी का दस्तरखान निकालकर ज़मीन पे आ गई। सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे। उसने दस्तरखान खोलकर उस खाने को खा लिया। बेहद लजीज खाना होने की वजह से उसने दस्तरखान में रोटी का एक टुकड़ा भी न छोड़ा और दस्तरखान अपनी जगह वापस बांध आई। फिर पानी की हांडी लिए सरला कुएं में उतर गई। पानी भरकर जब कुएं से बाहर आई तो पीछे पीछे उसको एक आहट सी सुनाई देने लगी। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया, तुमने मेरी रोटी चोरी करके खाई है। मसनवी गुस्से से एक मीठी आवाज से सरला बेहद डर गई। खौफ उसके चेहरे पर वाज़े दिखाई दे रहा था। कांपती वो जब पीछे मुड़ी तो एक हसीन नौजवान शख्स सरला को देखकर मुस्कुराता हुआ पानी में भीगा हुआ खड़ा था। सरला ने माथे का पसीना पोंछते हुए लड़खड़ाते लहजे में उस खूबरू शख्स से पूछा, आप कुएं से बाहर कैसे आए हैं? और मैं जब कुएं में उतरी थी तब तो वहाँ कोई न था। फिर आप न जाने कब और कैसे कुएं से बाहर आकर मेरे पीछे खड़े हैं। अब उस पुरस्कार सहर अंगेज नौजवान ने सरला को मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मायावी हूँ, हवाई मखलूक हूँ जो कहीं भी आ जा सकता हूँ। उस शख्स की बात सुनकर तो सरला का मुंह खुला का ही खुला रह गया। डर से उसके ओसान ही खता हो गए। उसका मजबूत आसाब वाला वजूद एक लम्हे के लिए अपनी जगह मुंजमद हो गया। तभी उस सहरज़दा नौजवान ने अपनी जादुई हाथ घुमाए तो सरला कुछ बेहतर हुई और वहाँ से ये कह के जाने लगी कि तुम भूत हो, भूत हो तुम। फिर लम्हे की तेज़ी से हवा की मानिंद वो खूबरू शख्स सरला के रास्ते में आकर खड़ा हो गया और सरला की आंखों में देखकर कहने लगा, ठहर जाओ, रुक जाओ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैंने कहा है न तुमसे कि मैं मायावी हूँ, मैं एक जिन हूँ, मैं कोई भी रूप धार सकता हूँ। तभी सरला रोते हुए बोल पड़ी, तुम अगर मायावी हो तो मेरी जान मत लेना, मुझे मारना नहीं। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ और बूढ़े माँ बाप का एक ही सहारा हूँ। जाने दे मुझे यहाँ से, तेरे हाथ जोड़ूं। अरे नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। प्यारी लड़की, मुझसे घबराओ नहीं,
बल्कि मैं तो तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे उस दरख्त से आज़ाद किया है। हाँ, तुमने उस रोज़ हांडी को धागे से खोलकर मुझे मेरे बंधन से मुक्त किया है। मैं उस हांडी में कैद था। अब मांगो, क्या वरदान मांगती हो मुझसे? खूबरू शख्स अपनी बोलती आंखों के सहर से सरला से कहने लगा, कुछ नहीं मांगना तुझसे, बस मुझे जाने दे यहाँ से। आइंदा नहीं आऊँगी इस पेड़ के नीचे और ना ही तेरे इस कुएं का पानी पीऊँगी। अब जाने दे मुझे, छोड़ मेरा रास्ता। पीठ दिखाती सरला वहाँ से भागने लगी तो उस नौजवान ने सरला से कहा, जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा इनाम तुम्हें ज़रूर दूंगा। सरला ने फिर भी परवाह न की। फिर जो घास उसने काटी थी वो वही उठाए गांव आ गई। डर से उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। घर आकर उसने पल्लू खोला तो उस गट्ठे से घास के अलावा सोने की अशर्फियाँ गिर पड़ी। माँ ने जब सरला से पूछा कि ये तो कहाँ से लाई है, सरला ने कोई जवाब न दिया और उसने अशर्फियाँ माँ के हाथों में दी और चारपाई पर जाकर लेट गई। उसके जिस्म में कपकपाहट और बुखार जैसी कैफियत होने लगी और दूसरी तरफ माँ तो बहुत खुश हो रही थी। समझी कि सरला के हाथ कोई ख़जाना लगा है। वो फ़ौरन अशर्फियाँ बेचने चली गई और फिर लौटते वक्त खाने की खूब सारी अशियाँ साथ लाई। सरला के यहाँ अनवा व अक़साम के खाने पकने लगे। रात अंधेरी थी लेकिन फिर भी गुजर गई। अगली सुबह सरला सोती ही रही। माँ ने जगाया लेकिन वो न उठी। अरे सरला, देख दिन चढ़ा आया है, क्या हुआ है तुझको? कब तक सोती रहेगी तू? चल उठ जा, घास लाने नहीं जाना है क्या तुझको? माँ ने झाड़ू लगाते हुए सरला से कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सरला आज जंगल नहीं जाएगी। यूँ फिर दोपहर हो आई। सरला की बेचैनी बढ़ी तो उसने पल्लू में दराती बांधी और फिर उस दरख्त का रुख किया। रास्ता काफ़ी तवील था लेकिन सरला उस रास्ते को उबूर कर गई और उस दरख्त के नीचे आकर खड़ी हुई। उसका आना ही था कि फिर वही खूबरू शख्स हवा की झोंके में तब्दील होकर उसके सामने हाजिर हो गया। सरला ने अपनी आंखें मींच ली और वो शख्स इंसानी रूप में आकर सरला को देखकर हंसने लगा। सरला ने भी बेखौफी से उस नौजवान से पूछ लिया, कल घास के गट्ठे में सोने की अशर्फियाँ क्या तुमने रखी थी? खूबरू शख्स बोला, हाँ मैंने रखी थी, मगर कैसे, मैं तो यहाँ से भाग निकली थी। फिर वही खूबरू शख्स बोल पड़ा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मायावी हूँ, मैं जिन ज़ात हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, लेकिन मेरी मदद करने की कोई वजह? तुमने मुझे उस दरख्त से आज़ाद किया है। मैं बरसों बरस पहले यहाँ आया हुआ हूँ। एक जादूगर ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। तुमने मुझे आज़ाद किया और मैंने तुम्हारा इनाम दिया। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम सरला हो, तुम्हारे घर में बूढ़े वालिदैन हैं और तुम यहाँ से बहुत दूर रहती हो। और जानती हो सरला, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मायावी सरला से कहने लगा। फिर सरला ने रोते हुए कहा, अनदेखे वजूद पहले मोहब्बत का दावा करते हैं और फिर लड़कियों को जान से मार डालते हैं। इतना कहकर वो और फूट फूट कर रोने लगी। मायावी ने सरला के आंसू पोंछकर उसको अपनी मोहब्बत के हिसार में लेने लगा। सरला ने भी अब उस मायावी पर यकीन कर लिया और फिर वो आपस में एक दूसरे के गले लगने लगे। फिर कुछ देर बाद सरला ने मायावी से कहा कि देखो मायावी, अब तुम यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है, उस रोज़ मैंने देखा था। उसकी बात सुनकर मायावी हंसते हुए बोल पड़ा, भोली भाली प्यारी लड़की, मैं वही सांप हूँ और मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो मायावी, ज़रा अपना नाम तो बताओ। क्यों नहीं, मेरा नाम जिनजाद अबील है। ये दरख्त और कुआं मेरा मस्कन है। उस जिनजाद ने सरला को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, अच्छा देखो अबील, शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है और मुझे अब मेरे घर जाना होगा। और देखो ना, अब तक मैंने घास भी नहीं काटी है, मैं चलती हूँ। ये कहकर सरला वहाँ से जाने लगी तो जिनजाद अबील ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। रुक जाओ, तुम यहीं ठहर जाओ, तुम्हें घास चाहिए ना, मैं अभी ला कर देता हूँ।
اور پھر لمحے کی دیری میں اس نے خوب ساری گھاس لا کر سرلا کے قدموں کے پاس لا کر رکھ دی اور کہا، کل صبح میں تمہارا یہیں پر انتظار کروں گا، جلدی آنا۔ سرلا نے خوشی خوشی ابیل کا شکریہ ادا کیا اور گھاس اٹھائے گاؤں آ پہنچی۔ گھر آنے کے بعد اس کے چہرے کی رنگت بدل سی گئی تھی۔ اس نے گھاس گاؤں میں فروخت کرنے کی بجائے گھر میں ہی لا کر رکھ دی اور اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے ابیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماں نے گھاس کے گٹھے کھول کر دیکھے تو اس میں پھر سے سونے کی اشرفیاں پا کر ماں کی تو بانچیں ہی کھل گئی۔ وہ دوڑ کر سرلا کے پاس آئی اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، ارے سرلا، کیا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، تو آج پھر گھاس میں اشرفیاں لائی ہے۔ سرلا نے پھر ماں سے کچھ اور ہی کہا، ہاں ماں، پہاڑ کے گھنے جنگل میں کوئی خزانہ ہے۔ یہ سونے کی اشرفیاں زمین سے باہر آتی ہے اور میں گھاس میں چھپائے گھر لے آتی ہوں۔ یوں ان اشرفیوں سے سرلا اور اس کے والدین کے حالات بدلنے لگے۔ گاؤں سے باہر انہوں نے بڑا سا گھر بنوا دیا، لیکن سرلا ہر روز جن زاد ابیل سے ملنے جاتی رہی۔ یوں سرلا اور ابیل کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ اور پھر ایک روز نمو سرلا کے گھر آئی۔ سرلا کی اتنی تیزی سے ترقی نمو سے برداشت نہ ہوئی۔ اڑتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، ارے سرلا، تجھے کیا کوئی خزانہ ملا ہے؟ کل تک تو تیرے یہاں کھانے کے لالے پڑے تھے اور آج دیکھو تو اتنا بڑا گھر، قیمتی کپڑے اور زیور، کیا بات ہے بھائی؟ سرلا نے نمو کی باتوں کے بدلے مسکرا دی، لیکن نمو دل ہی دل میں جلنے اور کڑنے لگی۔ سوچنے لگی کہ یہ ضرور جنگل کا ہی خزانہ ہے، ذرا معلوم تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ خاموشی سے گاؤں چلی گئی۔ سرلا ہر روز جنگلوں کی طرف جاتی اور ابیل سے ملاقاتیں کرتی، لوگوں کو دکھانے کے لیے گھاس کے گھٹے جمع کر لے آتی اور ان گھاس سے سونے کی اشرفیاں نکلتی۔ یوں ابیل نے سرلا کی زندگی خوبصورت بنا دی۔ ایک روز سرلا بن سور کر جنگل کی طرف گئی تو اس کا پیچھا نمو نے کیا۔ سرلا دوڑی دوڑی ابیل سے جا ملی اور وہ نظارہ نمو نے چپکے سے دیکھ لیا۔ سرلا اور ابیل کا ملن نمو سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے دونوں کو الگ کرنے کی سازش رچی اور اسی کے تحت وہ سرلا کے گھر آئی اور اس کی ماں کو ساری بات بتا دی۔ کہا کہ اس نے سرلا کو کسی انجان شخص کی باہوں میں دیکھا ہے اور شاید یہ اسی کا کمال ہے جو آپ کے حالات بدل گئے ہیں۔ اس نے سرلا کے متعلق بہت غلط بیانی کی اور بہت برا بھلا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سرلا جب شام کو لوٹی تو اس کی ماں نے پوچھ ہی لیا، کون تھا وہ بدبخت جس کے ساتھ مل کر تو ہماری عزت نیلام کر رہی تھی؟ سرلا کی ماں اس کو کوستے ہوئے چھاتی پیٹنے لگی۔ پھر سرلا نے ماں سے کچھ نہ چھپایا اور تمام اصلیت بیان کر دی۔ سرلا نے ماں سے کہا کہ وہ ابیل سے محبت کرتی ہے اور مایا بھی ابیل ہی اس کی مدد کرتا آیا ہے، وہ ایک مہربان جنزاد ہے۔ پھر سرلا کی ماں نے سرلا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ابیل اور اس کا ملن ناممکن ہے کیونکہ ابیل ہوائی مخلوق ہے، لیکن پھر بھی سرلا ضد پر ہی اڑی رہی۔ سرلا کی ماں نے ایک منصوبہ بنا لیا جس سے سرلا بے خبر تھی۔ اگلے روز سرلا پھر ابیل سے ملنے جنگل چلی گئی اور دوسری طرف سرلا کی ماں گاؤں کے ایک پہنچے ہوئے جوگی کے پاس آ پہنچی۔ اس جوگی نے تنتر منتر کی ودیا سے سرلا کی ماں کو ایک کالا دھاگا دیا۔ کہا کہ آدھی رات گئے سرلا کے دائیں پاؤں میں وہ یہ دھاگا باندھ دے اور سرلا کا رشتہ کہیں اور کر دے۔ سرلا جب شام گئے گھر آئی تو سرلا کی ماں نے سرلا سے کہا کہ کل تمہارے لیے ایک لڑکا آئے گا اور کل کے کل ہی تمہاری شادی کروا دی جائے گی۔ سرلا نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، ضد پر ہی اڑی رہی۔ سرلا جب چارپائی پر سونے گئی تو اس کی ماں نے اس کے پیر میں جوگی کا دیا دھاگا باندھ دیا۔ جو ہی اس نے دھاگا باندھا، میلوں دور ابیل تڑپ اٹھا اور وہ ہوا کی تیزی سے سرلا کے یہاں آ پہنچا۔ انسانی شکل میں ایک خوبصورت نوجوان سرلا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرلا کی ماں تو اسے دیکھتے ہی فوراً سمجھ گئی کہ یہ جنزاد ابیل ہے۔ اس نے ابیل سے کہا کہ تم آئندہ سرلا سے نہیں ملو گے، یہ جو کچھ بھی تم نے دیا ہے یہ سب کچھ واپس لے لو اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک انسان ہے اور تم نہ جانے کیا ہو، بھوت پشاچ نہ جانے کیا ہو تم۔
तुम्हारा और मेरी बेटी का मिलन नामुमकिन है। मैं ये मिलन हरगिज़ नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अबील ने सरला की माँ से कहा कि वो सरला से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। सरला की माँ ने जवाबन कहा कि शादी करके सरला को कहाँ रखोगी, हवाओं और कलाओं में? कह दिया सो कह दिया, अब जाओ यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ जिनजाद अबील जिद पर अड़ा रहा। उसने सरला से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरला की माँ ने अपनी गर्दन पर छुरी रख दी और अबील से धमकी भरे अंदाज में कहा कि अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं ख़ुद को जान से मार डालूंगी। अबील ने उनका भला चाहा और वो वहाँ से चला गया। जिनजाद अबील सरला की चाहत में तड़पने लगा। दूसरी तरफ सरला की माँ ने सरला की शादी पक्की कर दी। धागे के ज़ेरे असर सरला अबील की मोहब्बत और अबील को ही भुलाने लगी। जब सरला जिनजाद अबील से मिलने उस दरख्त के पास नहीं गई तो अबील सरला के घर आ गया। सरला की माँ ने बहुत रोका, लेकिन जिनजाद अबील सरला को अपने साथ ले गया। सरला की माँ और निम्मो उन दोनों को जाता देखती ही रह गई। रात सरला अबील के मस्कन में ही रह गई। दोनों ने एक दूसरे से कभी न जुदा होने की कस्में ली और फिर आखिरी बार सरला अपने वालिदैन को अलविदा कहने आई तो सरला की माँ ने सरला से कहा कि उसने अगर जोगी की बात ना मानी तो वो खुद को जान से मार देगी। जोगी ने एक बार फिर तंत्र मंत्र की विद्या से सरला को काबू कर लिया। सरला जो ही उसकी विद्या में आई तो वो फिर से अबील को भूलने लगी। दूसरी तरफ माँ ने सरला की शादी की तमाम तैयारियां कर ली थी। माँ ने सरला को ज़बरदस्ती शादी का लाल जोड़ा पहना दिया। मजबूर सरला ना चाहते हुए शादी के मंडप में आकर बैठ गई। दूसरी तरफ जंगलों का शहजादा जिनजाद अबील मायावी सरला का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। जब सरला उसके यहाँ नहीं गई तो मायावी अबील सरला को लेने गांव आ पहुंचा। मायावी अबील ने सरला को जोगी की काली विद्या से फौरन आज़ाद किया। सरला ने आखिरी बार अपनी माँ से इजाज़त ली और कहा, मैं अबील से ही मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करके किसी और के साथ जाना मेरे लिए मौत के समान है। तू मुझे अपना आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन मैं और अबील तुम्हारी हर वक्त मदद करते रहेंगे। ये कहकर अबील अपनी दुल्हन सरला को शादी के मंडप से उड़ा कर ले गया। यूँ सरला ने अबील की जादुई दुनिया कबूल कर ली और वक्तन फ़वक्तन वो अपने वालिदैन की भी मदद करती रही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।